वेलकम बैक टू RSR हॉट टिक्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का सेशन चल रहा है वन डे वन चैप्टर, ठीक है, वो भी ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, वो भी बायोलॉजी के हम लोग देख रहे हैं फुल नोट डिटेल्स, वो भी हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 50, देखेंगे ऑरिजिन यानी कि जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में देखेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर हम लोग 1 से लेके 40 तक के कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दें कि एक हम लोग का ये सेट चल रहा है बिहार दरोगा का। ठीक है, ड्रीम डो सुजीत सर के द्वारा है, ये सेट नंबर हम लोग 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डेडिकेटेड हैं बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, और बता दें कि किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके जुड़ सकते हैं RSR हॉट टिक्स, या इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा बता दें कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि वन डे वन चैप्टर करने में थोड़ी मेहनत लगती है और थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि एक दिन में एक वीडियो कंप्लीट करना ये अपने आप में थोड़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो आप लोग एक वन डे वन चैप्टर में आप लोग लगे रहिएगा। अब वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो वर्तमान में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव विविधता का अस्तित्व प्रारंभिक काल में नहीं था। पृथ्वी अपने निर्माण के शुरुआती वर्ष में एक गैसीय पिंड था तथा इसका तापमान बहुत अधिक था। पृथ्वी को ठंडा होने में तथा उसके सतह पर ठोस परत का निर्माण होने में कई लाख वर्ष लगे। इसके बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जीव समुदाय की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसका उत्तर आज भी विज्ञान को प्रमाणिक तौर पर पता नहीं चल रहा है, परंतु कई ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत को मान्यता मिली है जो कुछ हद तक जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को उजागर किया है। जीवन की उत्पत्ति के प्रचलित सिद्धांत निम्न है, जैसे स्वतः जन्म का सिद्धांत। तो स्वतः जन्म का सिद्धांत में है, जन्म की उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत मिस्र की सभ्यता के समय से ही प्रचलित है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर अधिकांश जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही अजीब निर्जीव पदार्थ से हुई है। फ्रांसिस्को रेड्डी तथा लुई पास्चर ने अपने कई प्रयोग में सर्वप्रथम इन सिद्धांत को गलत प्रमाणित किया। वर्तमान में यह सिद्धांत पूरी तरह से आतंकिक तथा अवैज्ञानिक बन चुका है। दूसरा हम लोग देखेंगे विशेष सृष्टि का सिद्धांत, यानी कि यह सिद्धांत एक धार्मिक सिद्धांत है। सभी देश के धर्मों में ऐसा विश्वास है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों की रचना थोड़े थोड़े समय अंतराल में किसी अलैंगिक शक्ति के द्वारा हुई है। यह लैंगिक शक्ति ईश्वर के पास मौजूद थी और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के अनुरूप इस सृष्टि का निर्माण हुआ, परंतु इससे धार्मिक विचारधारा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब हम लोग देखेंगे हेल्डन का सिद्धांत के बारे में। देखें किसके बारे में, हेल्डन के सिद्धांत, यानी कि यह वैज्ञानिक हेल्डन के मत के अनुसार पृथ्वी के आदि वातावरण के गैसीय पदार्थ में CO2 और NH3 तथा जल वाष्प उपस्थित थे। इन गैसीय पदार्थ पर सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश का प्रभाव पड़ा, जिनसे कई कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण होना शुरू हुआ। शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल जैसे कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण होने पर ये समुद्र में एकत्रित होते गए तथा समुद्र में ही कार्बनिक पदार्थ के मिलने से कोशिका की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद जीवन की उत्पत्ति का मार्ग खुल गया। अब हम लोग देखेंगे कोपेर्निकस का मत। SI कोपेर्निकस रूसी जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ लाइफ में जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए, जो अन्य सभी सिद्धांतों से सर्वाधिक मान है। कोपेर्निकस का भी मानना है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले समुद्र में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण हुआ और कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण हेतु ऊर्जा की उत्पत्ति पराबैंगनी प्रकाश ज्वालामुखी के ताप तथा अन्य किसी स्रोतों से प्राप्त हुआ होगा। पुनः कार्बनिक पदार्थ आपस में
अभिक्रिया कर आधिकारिक जटिल रचनाओं की निर्माण किया। इसके फलस्वरूप एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसे हम जीव कहते हैं। अब देखेंगे जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक मत। तो जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक मत ओपरनी, हेल्डेन और स्टेलन मीलर तथा हेराल्ड यूरे और सीडेन फॉक्स जैसे जीव वैज्ञानिकों के सिद्धांत पर आधारित है। जीवन की उत्पत्ति अत्यंत ही धीमी गति से तथा निम्न चरणों में क्रमिक रूप से हुआ। पृथ्वी के निर्माण के बाद उसके ऊपर एक गैसीय वायुमंडलीय में हाइड्रोजन की बहुलुकता थी, जिसके कारण आदि वायुमंडलीय वर्तमान समय की तरह उपापचयक न होकर अपाचयक था। ये आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन की सर्वाधिक क्रियाशील तत्व थे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सहयोग कर जल का संश्लेषण किया तथा नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया का एक कार्बन से संयोजन का मेथन का संश्लेषण किया। जल, अमोनिया तथा मेथेन के संश्लेषण होने के बाद पृथ्वी इतनी गर्म थी कि इन यौगिक के अणु तरल रूप में नहीं होकर गैसीय रूप में ही वायुमंडल में मौजूद था। अत्यंत ही धीमी गति से अपाचयक वायुमंडल में उपस्थित मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन के गैसीय मिश्रण द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण शुरू हुआ। धीरे धीरे कम से कम 6 प्रकार के कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ। यह 6 कार्बनिक शर्करा, ग्लिसरॉल, फैटी अम्ल, एमिनो अम्ल, प्यूरिक और पिरामिडिन, इन 6 कार्बनिक यौगिक को पूर्वजीवी यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण हेतु ऊर्जा का होना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि आदि वातावरण में कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण हेतु ऊर्जा की उत्पत्ति सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश से हुई होगी। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी गतिविधियों से भी काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती रही होगी। सब प्रथम एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग के आधार पर यह तथ्य प्रकट किया कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एवं जल वाष्प से विद्युत विसर्जन द्वारा कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण संभव है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और वायुमंडल का जल वाष्प भी ठंडा होकर जमने लगा तथा इसके बाद जल वृष्टि शुरू हो गई। जल वृष्टि धीरे होने से जल पृथ्वी के चारों ओर समुद्र के रूप में एकत्र होता गया। समुद्र के निर्माण के साथ इसमें अनेक पदार्थ के साथ कार्बनिक यौगिक भी घुलकर संचित हो गया। समुद्र के जलीय वातावरण में घुलित कार्बनिक पदार्थ की अभिक्रिया को आसान बना दिया। इसके बाद समुद्र में रासायनिक विकास का क्रम नए सिरे से प्रारंभ हुआ। अब हम लोग देखेंगे सरल शर्करा ने आपस में संयोजन कर स्टार्च तथा ग्लाइकोजेंस जैसे जटिल शर्करा में परिवर्तित हुआ। एमिनो अम्ल के संयोजन प्रोटीन का निर्माण हुआ और प्यूरिन एवं पिरामिडिन ने आपस में अभिक्रिया करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया। न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए बना और न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन अणुओं से अभिक्रिया कर न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण किया और न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण के साथ ही जीवन उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण बाद आगे की रासायनिक विकास के क्रम में एंजाइम का संश्लेषण हुआ। अतः एक अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक यानी कि एटीपी एडिनोसाइन ट्रिप्सोफेट का संश्लेषण हुआ। प्रथम आदि जीव का उद्भव समुद्र के न्यूक्लियोप्रोटीन के अणु से हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन अपने बाहरी वातावरण से पोषक पदार्थ ग्रहण कर जनन करने में सक्षम हो गया। यह न्यूक्लियोटिन वर्तमान के विषाणु यानी कि वायरस के समान थे। विकास के अगले क्रम में न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर कार्बनिक तथा अकार्बनिक अणु एकत्र हुए, जिसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर झिल्ली का निर्माण हुआ। झिल्ली से घिरा न्यूक्लियोटिन ही
प्रथम कोशिका कहलाया। यह प्रथम कोशिका प्रोकैरियोटिक के समान रहा होगा। धीरे धीरे कोशिकीय जीव के रूप में जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ। प्रथम विकसित जीव दैनिक क्रियाओं हेतु क्यूएन विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया गया। क्यूएन विधि में कार्बनिक पदार्थ के उपयोग हुआ तथा धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ समाप्त हो गया। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण जीव का उदय हुआ। यह जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को वायु में मुक्त किया एवं अब पृथ्वी का वातावरण स्तर पर जीवन की उत्पत्ति का मार्ग खोल दिया गया। वातावरण में ऑक्सीजन के आने के साथ ही ओजोन परत का निर्माण होना शुरू हो गया। ओजोन परत के बनते ही पृथ्वी एवं वायु में जीवित रहना संभव हो गया। और समुद्र के जीव परावैंगनी के प्रभाव से इसलिए नहीं आए क्योंकि समुद्र जल घातक परावैंगनी को सोख लेता है। अनुकूलन परिस्थिति में प्रारंभिक कोशिकाओं से विकसित कोशिका यानी कि यूकेरियोटिक की उत्पत्ति हुई, जिससे पौधे एवं जंतु कोशिका बना और समय के साथ साथ साधारण जीवधारियों से जटिल जीवधारियों की उत्पत्ति हुई, जिससे उत्तक अंग तंत्र तथा जटिल शरीर का निर्माण हुआ। अलग अलग परिस्थितियों और परिवेश में विकास की अलग अलग दिशाएं उत्पन्न हुई, जिससे जैवधारिया का निर्माण हुआ। अब हम लोग देखिए क्रम विकास या विकासवाद के बारे में हम लोग देखेंगे। तो परिवर्तन की लगातार लेकिन धीमी प्रक्रिया, जिससे नए लक्षणों और विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है तथा नए प्रजाति और उच्च वर्ग का विकास होता है। कर्म विकास या विकासवाद कहलाता है। कर्म विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति पूर्व उपस्थिति उनके सरल जीव जंतुओं से हुई है। एक जीव जंतु से दूसरे जीव जंतु अथवा एक जाति से नई जाति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अनुवांशिक विभिन्नता, प्राकृतिक चयन तथा अनुकूलन होता है। क्रम विकास लगातार होने वाली प्रक्रिया है, परंतु इसकी गति अत्यंत धीमी होती है। एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। पृथ्वी पर प्रथम कोशिका जंतु आज से 2000 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। तब से क्रम विकास का दौर आज भी जारी है। क्रम विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन करना वैज्ञानिक प्रयोग एवं परिक्षण द्वारा आज भी संभव नहीं हो पाया, लेकिन कई ऐसे प्रमाण हैं जिससे यह साबित होता है कि क्रम विकास केवल एक धारणा नहीं बल्कि एक सत्य है। क्रम विकास के कुछ प्रमुख प्रमाण देखेंगे अब हम लोग। तो पहला प्रमाण में आता है अकार्यकीय प्रमाण। क्या है? अकार्यकीय प्रमाण। अकार्यकीय लक्षणों के आधार पर विभिन्न जीवधारियों के बीच के नज़दीक या दूरवर्ती संबंध का पता लगाकर क्रम विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रम विकास में मनुष्य का निकटतम संबंधी चिंपैंजी, बंदर और गोरिल्ला है। ठीक है, क्रम विकास में मनुष्य का निकटतम संबंधी चिंपैंजी, बंदर और गोरिल्ला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव शरीर के कई अकार्यकीय लक्षण समान दिखाई पड़ते हैं। अब आंतरिक संरचना का प्रमाण देखेंगे। आंतरिक संरचना क्रम विकास के प्रत्यक्ष और बड़े ही सशक्त प्रमाण है। विभिन्न जीवधारियों के अतिरिक्त अंगों का अध्ययन कर विकास के क्रम का पता लगाना आसान हो पाता है। मछलियों का हृदय 2 कक्षों का, उभयचर का हृदय 3 कक्षों का और पक्षियों तथा स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षों का होता है। और मछली से लेकर स्तनधारी तक के हृदय का क्रमिक विकास से इस जीवों के भी विकास क्रम पता लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसे मछलियों का जो हृदय होता है 2 कक्ष का, उभयचर का 3 कक्षों का, ठीक, और पक्षियों का 4 कक्ष का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे समजात अंग के बारे में देखेंगे। समजात अंग ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के दृष्टिकोण से समान है परंतु उनके कार्य विभिन्न है, वो समजात अंग कहलाते हैं। और पक्षी और चमगादड़ के पंख, मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद या पश्चपाद समजात अंग है, क्योंकि इन सब का निर्माण समान हड्डियों से हुआ है। ठीक है, जैसे पक्षी और चमगादड़ के पंख हो गया,
मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद यानी कि आगे वाला हाथ और पश्चात यानी कि पैर, नीचे का पैर समजात अंग है, क्योंकि इन सब का निर्माण समान हड्डियों से हुआ है तथा इनकी संरचना समान है। पेंगुइन के पैडलस एवं हेल के फिलिपर ये भी समजात अंग है। अलग अलग जंतुओं के समजात अंग यह बताती है कि यह सभी जंतु एक ही या एक दूसरे से संबंधित पूर्वज से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे समरूप अंग के बारे में देखेंगे। तो समरूप अंगों के कार्य समान होते हैं, किंतु इनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना में भिन्न पाई जाती है। जीवधारियों के समान कार्य हेतु समरूप अंग के विकास को निकटगामी विकास भी कहा जाता है। कीट, चमगादड़, पक्षी में पाए जाने वाले पंख समरूप अंग है। इनके समरूप अंग यह स्पष्ट होता है कि कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों के पूर्वज अलग अलग जीव थे। समरूप अंग को समजात अंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपसेसी अंग देखेंगे। अपसेसी अंग ऐसे अंग जो कभी पूर्वजों में उपयोगी और क्रियाशील परंतु वर्तमान पीढ़ी के जंतु में अनुपयोगी एवं निष्क्रिय बन गया है, अपसेसी अंग कहलाते हैं। कभी कभी अपसेसी अंग के आकार शरीर में हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। मानव शरीर में 100 की संख्या में अपसेसी अंग पाए जाते हैं। मानव की बाहरी कान, बाल, नाखून और कॉर्किस, अपेंडिक्स, अकलचोआ ये अपसेसी अंग है। अपसेसी अंग से पता यह चलता है कि वर्तमान के जंतु पूर्व काल के जंतुओं से व्युत्पन्न हुए। ठीक है, अर्थात जंतुओं का क्रम विकास हुआ है। अब हम लोग देखेंगे भ्रूणों की तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो भ्रूणों की तुलनात्मक इकाई में जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक E.H. हेक्ले ने विभिन्न जीवों के भ्रूणों की तुलनात्मक अध्ययन कर एक बायोजेनेटिक लॉ दिया। हेक्ले के नियम के अनुसार अगर किसी भी जंतु की भ्रूणीय विकास उसकी गति इतिहास के पुनरावृत्ति करता है, अर्थात कोई जीव विकास क्रम में उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है उनमें जिनमें उसकी पूर्वज गुजरे थे, इस नियमों का पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। भ्रूणों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह सिद्ध होता है कि इकाइनोडर्माटा समुदाय से कॉर्डेटा की उत्पत्ति हुई। अब योजक करी के बारे में देखेंगे कि जब एक वर्ग के जीव से दूसरे वर्ग के जीव का विकास होता है तो यह अचानक से नहीं होता, यह बहुत ही धीमी गति से होता है और इन दो वर्गों के बीच धीमे परिवर्तन के कारण एक ऐसी प्रजाति उत्पन्न हो जाता है जिसमें दोनों वर्गों के थोड़े लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें संयोजक करी कहा जाता है। योजक करी से यह पता चलता है कि क्रम विकास कैसे हुआ और एकिडना एक स्तनधारी जीव है, परंतु इनमें सरीसृप के लक्षण भी मौजूद है। इसमें यह सिद्ध होता है कि स्तनधारियों का विकास सरीसृप से हुआ है। अब प्रमुख योजक करी देखेंगे तो जैसे योजक करी के बारे में देखेंगे, जैसे विषाणु निर्जीव तथा सजीव के बीच की योजक करी, युगलिना पौधे तथा जंतु के बीच की योजक करी और प्रोटोस्पिंजिया ये प्रोटोजोआ और पेरिफेरा के बीच के संयोजक करी और नियोपिलिनिया ये एनेलिडा और तथा मोलस्का के बीच की संयोजक करी और पेरिपैटस ये एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा के बीच के संयोजक करी और बेलानोगोलस ये इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा के बीच की संयोजक करी और फेफड़े वाली मछली तथा उभयचर के बीच की संयोजक करी है। आर्कियोपैट्रिक्स यह सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक करी है और इकिडना यह सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच की संयोजक करी है। अब हम लोग देखेंगे जीवाशय विज्ञान के बारे में देखेंगे। तो जीवाशय विज्ञान जीवाशय जंतु या पौधे के अवशेष है जो पत्थरों पर चिन्हित हो गए। जीवाशय प्रायः अपसादी चट्टानों में मिलते हैं। जीवाशय के अध्ययन से भूतकाल की अलग अलग अवस्था से संबंधित जीव की रचना और वातावरण को समझने की अवसर मिलता है और समय के साथ उनमें होने वाले परिवर्तनों की एक रूपरेखा बनती है जिसमें क्रमशः विकास की दिशा का अनुमान होता है। कुछ जीवों का पूरा जीवाशय रिकॉर्ड उपलक्ष्य और उनके क्रम विकास का पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। घोड़ा तथा मानव का क्रम विकास निम्न तरह से होता है। ठीक है, जैसे घोड़ा में अगर देखा जाए तो घोड़ा का जो विकास है, ठीक है, इयोफिस और मियोप्यूबिस और मैरिक कैरापिपिस और पिलियोनेप्यूपिस और
इक्यूस यानी कि मॉडर्न हॉर्स में आता है। ठीक है, अब मानव का क्रम देखेंगे तो मानव का क्रम विकास क्या है, तो सबसे पहले मानव का जो विकास हुआ है तो ये हुआ है ड्रायोपैथिस। ठीक है, उसके बाद है रामफैटिस, उसके बाद ऑस्ट्रियोपिथेरियस। ठीक है, हेमो इक्रूटस, इसे जंगली मानव कहते हैं। ठीक है, और जंगली मानव से अर्ली होमो स्पिनिस और नेंडरथल और क्रेमोगेन मैन, उसके बाद मॉडर्न मैन आ गया। ठीक है, यानी कि क्रम विकास को समझने हेतु अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेमार्क और डार्विन का सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लेमार्कवाद क्या कहते हैं, अब उनके बारे में हम देखेंगे कि लेमार्कवाद जिन बैप्टिस्ट लेमार्क पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। लेमार्क का विकासवाद का सिद्धांत 1809 में प्रकाशित हुआ। उनकी पुस्तक फिलोफिस जूलोगिनी में प्रकाशित हुआ था। लेमार्क के विकासवाद के सिद्धांत को लेमार्कवाद कहा जाता है। लेमार्कवाद की प्रमुख बातें निम्न है। पहला है जीव आकार में वृद्धि, तो जीव के अंदर की शक्ति जीव के विभिन्न अंगों की वृद्धि करती है। ठीक है, यानी कि जीव आकार की वृद्धि जो है जीव के अंदर की शक्ति शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि करती है। प्रकृति का सीधा प्रभाव, अंगों की वृद्धि से जंतुओं की रचनात्मक परिवर्तन आ जाता है। इन परिवर्तनों पर प्रकृति का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। वातावरण के परिवर्तन से जंतुओं को नई आवश्यकताएं होती है, नई आदतें लगती है और उपयोग और अनुपयोग जंतुओं में नई आदतें लगने के कारण कुछ अंगों का अधिक उपयोग होता है, जिससे वे संगठित और अधिक विकसित होते हैं, और कुछ अंगों के उपयोग के कारण ह्रास यानी कि कमी हो जाता है। इस तरह जंतु के रचना आदतों और गठन का परिवर्तन आ जाता है। इन लक्षणों को उपर्जित लक्षण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे उपर्जित लक्षणों की वंशागति। तो उपर्जित लक्षणों की वंशागति है तो जंतुओं के जीवन काल में उपर्जित गुण प्रजनन के माध्यम से दूसरी पीढ़ी से चले जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण संचित होकर एक नई जीव का निर्माण करता है। लेमार्क के निम्न की पुष्टि लंबी गर्दन वाले जिराफ के विकास से होता है। यानी कि लेमार्क के नियम के अनुसार यह पुष्टि करता है कि लंबे गर्दन वाले जिराफ के विकास से होता है। वर्तमान में लंबी गर्दन वाला जिराफ किसी छोटी गर्दन वाला पूर्वज का वंशज समझा जाता है। ये जंतु घास चरते हैं, लेकिन जब घास की कमी हो गई तो ये पेड़ की पत्तियां खाने लगे और इस आदत के कारण पेड़ों की पत्तियां तक पहुंचने के लिए गर्दन का अधिक उपयोग करना पड़ा। इस प्रकार सतत उपयोग से गर्दन लंबी होती गई और इस उपर्जित लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती रही। अत्यंत लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ और लेमार्कवाद का कई वैज्ञानिक आलोचना किए हैं कि उन वैज्ञानिकों का मानना है कि उपर्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। जर्मन वैज्ञानिक वाइसमान ने 21 पीढ़ियों तक चूहों के पूंछ को काटकर यह प्रमाणित किया गया कि कटे पूंछ वाले चूहे की संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ उपस्थित रहता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में लेमार्कवाद के वैज्ञानिक की पूर्ण अभिरुचि उत्पन्न हुई तथा लेमार्कवाद की पुष्टि हेतु कई प्रायोगिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। लेमार्कवाद की पूर्ण जागरण का नव लेमार्कवाद कहा जाता है। अब हम लोग डार्विनवाद का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो डार्विनवाद चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने क्रम विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्रकृति चुनाव का सिद्धांत दिया, जिसे संक्षेप में डार्विनवाद कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति चयन का सिद्धांत अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में व्यक्त किए हैं। डार्विन ने जब अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर लिए तब उन्होंने देखा कि अल्फ्रेड रसेल बेलेस से क्रम विकास के सिद्धांत भी वही है। चूँकि बेलेस अपने सिद्धांत डार्विन से पहले ही प्रतिपादित कर लिए थे, जिसके कारण डार्विन बेलेस के लेस को ही प्रकाशित करने का विचार किया।
परंतु डार्विन के दोस्त हुकर और लायर ने उन्होंने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। अंत में डार्विन तथा बेलेस का संयुक्त सिद्धांत 1859 में द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत को स्थापित करने में स्पेंजस नामक वैज्ञानिक का भी योगदान था। डार्विनवाद अथवा प्राकृतिक चुनाव की प्रमुख बातें हम लोग देखेंगे। तो डार्विनवाद तथा प्राकृतिक चुनाव का प्रमुख बातें हम लोग देखेंगे। तो पहला में आता है विभिन्नता की सर्वव्यापकता। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों की विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। संतानों में पाए जाने वाले विभिन्नता उपयोगी और कुछ अनुपयोगी होते हैं। उपयोगी विभिन्नता समान संतानों की जीवित रहने के लिए अधिक असमर्थ बनता है। प्रजनन की तेज दर। जीवों में प्रजनन की असीम क्षमता होती है। जीव गुणोत्तर अनुपात में प्रजनन करते हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष। प्रजनन की अत्यधिक क्षमता होने के कारण जीव की संख्या शीघ्रता से बढ़ते हैं, लेकिन पृथ्वी पर भोजन और रहने के लिए स्थान सीमित है। इसलिए जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष होने लगता है। यह संघर्ष 3 प्रकार से हो सकता है। एक ही जाति के प्राणियों में भोजन और आवास हेतु संघर्ष हो जाए तो इसे अंतरजातीय संघर्ष कहा जाता है। विभिन्न जातियों मनुष्य सर्प के बीच होने वाले संघर्ष के अंतरजातीय संघर्ष कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे ठंड, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जब जीवों के बीच भोजन तथा आवास हेतु संघर्ष होता है तो इसे पर्यावरणीय संघर्ष कहा जाता है। युगतम की जीविता। अस्तित्व के लिए होने वाला संघर्ष में वही युगतम होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं तथा जिनमें उपयोगी विभिन्नताएं मौजूद रहते हैं। अनुपयोगी विभिन्नताएं वाले जीव संघर्ष में मारे जाते हैं और इस बात को युगतम की जीविता कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे उपयोगी विभिन्नता की वंशागति। तो उपयोगी विभिन्नता की वंशागति प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती और उपयोगी विभिन्नता की दूसरी पीढ़ी में वंशागति होती है ताकि दूसरी पीढ़ी भी जीवन संघर्ष में सफल हो सके। इस प्रकार डार्विन का प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें प्रकृति के जैसे जीवों का चयन करती है जिनमें उपयोगी विभिन्नताएं होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं से जीवन संघर्ष में लाभ मिलता है। ये विभिन्नताएं प्रजनन के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है और अंत में संतान से नई जाति का उद्भव होता है। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत को अधिकांश वैज्ञानिकों ने अपनी मान्यता दी है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना भी किया है। मुख्यतः निम्न बातों को लेकर डार्विन के सिद्धांत पर आपत्ति उठाई है कि डार्विन ने अपने सिद्धांत में जिस उपयोगी विभिन्नता पर सर्वाधिक बल दी है वह विभिन्नताएं जीवों में किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। यह उत्तर डार्विन नहीं दे पाए, लेकिन मेंडल ने वंशागति सिद्धांत ने आगे चलकर यह बताने में सफल रहा कि विभिन्नता का स्रोत जीन तथा जीन में होने वाला उत्परिवर्तन है। प्राकृतिक चयन और डार्विन का स्पष्टीकरण के संबंध में आलोचकों का कहना था कि यदि प्राकृतिक चयन जीवों को केवल पृथ्वी पर बचाने रखने और छांट देने में ही सीमित है तो नए जीव की उत्पत्ति के लिए यह चयन किस प्रकार उत्तरदायी हो सकता है। तो डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत जीवों में अवशेषी अंग की उत्पत्ति तथा योजक कड़ी की कोई व्याख्या नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे अभी डार्विन के ही बारे में देखेंगे। तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन क्रम विकास की जानकारी देता है जिससे जीवों की उत्पत्ति का पता चलता है। आनुवांशिक के क्षेत्र में कई खोज होने के बाद डार्विन के आनुवांशिक शाखा से मिलकर एक नया रूप दिया गया जिसे नौ डार्विन कहते हैं। नौ डार्विन के अनुसार जैव विकास में विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, अनुकूलन, प्रकृति चयन तथा जातियों का पृथक्करण की भूमिका होती है। अब हम लोग देखेंगे डार्विन का सिद्धांत देखेंगे, बस अब इतना ही है। तो डार्विन का उत्परिवर्तन का सिद्धांत देखेंगे। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन डच वैज्ञानिक हुगो डी ब्रीज ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उत्परिवर्तन ही विकास का वास्तविक कारण है।
हुगो डिब्रीज ने डार्विन प्रीज जो प्रिम रोज या इनोथ्रेरा लेमार्किना पौधा पर अपने लंबे अध्ययन के पश्चात उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तन सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न हैं। डी ब्रिज के अनुसार नई जाति का निर्माण छोटी छोटी विभिन्नताओं के एकत्र होने के कारण नहीं वरन जनकों की संतानों में अचानक एवं स्पष्ट परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। अचानक उत्पन्न परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अचानक उत्पन्न विभिन्नता या उत्परिवर्तन किसी एक लक्षण के आकार एवं मात्रा में ही नहीं बल्कि वरन अनेक बिल्कुल स्पष्ट भागों में होता है, और जब एक पीढ़ी से उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है तब इसका प्रजनन वास्तविक रूप से होने लगता है। इस प्रकार की एक नवीन जाति का निर्माण हो जाता है। नई जातियों का निर्माण धीरे धीरे सैकड़ों वर्ष से चल रहे प्राकृतिक चयन परिणाम स्वरूप नहीं होता बल्कि अचानक होता है। उत्परिवर्तन जीवों के लिए हमेशा लाभदायक नहीं होता, इसमें लाभ अथवा हानि दोनों ही संभव रहती है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। देखिए आप लोगों के लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके लिए थोड़ा भी लगता है कि डेडिकेटेड है, ये थोड़ा लगता है आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक करें। और जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, और जो ऐसे दोस्त को शेयर जरूर कीजिए जो इस कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, उसी कंपटीशन का आपका दोस्त तैयारी करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।